बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड ऑफ ब्लड होता है, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर आपके बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजिन। जब आपकी ब्लड से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो जो चीज़ बचती है दैट इज सीरम। सीरम के अंदर आपके ग्लूकोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम, और प्रोटीन्स होती हैं जिसमें आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और हार्मोन्स आते हैं। सीरम के अंदर आपका ग्लूकोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब आप ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दोगे तो जो बचता है दैट इज सीरम। सीरम के अंदर ग्लूकोज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका सीरम आता है, सोडियम आता है, पोटाशियम आता है, और प्रोटीन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो आपकी बोन मैरो से डेवलप होते हैं। बोन मैरो मोस्टली आपके पेल्विस की, वर्टिब्रा की, रिब्स की और स्टर्नम की। पेल्विस, वर्टिब्रास, रिब्स और स्टर्नम की बोन मैरो से आपके ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट सेल लाइंस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस के अंदर ये इन्वॉल्व होती हैं। अब सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब जो प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनका पोटेंशियल होता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं वैरायटी ऑफ ब्लड सेल्स के अंदर। इनिशियली ये बन जाते हैं आपके माइलॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स को हम इंटरमीडिएट स्टेजेस भी कह सकते हैं। वेरियस इंटरमीडिएट स्टेजेस से आपके डेंड्राइटिक सेल्स बनते हैं। तो ये प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स दो तरह से बनते हैं। एक लिम्फॉइड स्टेम सेल होता है, एक आपका माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं, और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेटिकुलोसाइट से डिराइव्ड होती हैं, जो कि आती हैं आपके माइलॉइड स्टेम सेल से। माइलॉइड स्टेम सेल से आपके रेटिकुलोसाइट्स बनेंगे और रेटिकुलोसाइट्स आपके RBCs बन जाते हैं। जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो आपके इमेच्योर RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स आपके 3 months तक सर्वाइव करते हैं। प्लेटलेट्स आपके मेगाकैरियोसाइट से बनते हैं, और प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 days होता है। जो नॉर्मल काउंट है प्लेटलेट्स का वो 1,50,000 से लेके 4,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, और ये आपस में क्लम्प करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, और ये जो गैप्स होते हैं उनको प्लग करते हैं और ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो WBCs होते हैं वो आपके माइलॉइड स्टेम सेल्स ही आपके प्रोमाइलोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, और प्रोमाइलोसाइट्स फिर आपके मोनोसाइट्स बन जाते हैं। मोनोसाइट्स बाद में आपके टिश्यूज में जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपके लिम्फॉइड स्टेम सेल से आते हैं, और फिर बाद में वो B सेल्स और T सेल्स बनाते हैं। जो B लिम्फोसाइट होंगे, ये जो B सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर और डिफरेंशिएट कर जाते हैं प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी B सेल्स में। जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपके थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएट कर जाते हैं CD4 पॉजिटिव हेल्पर T सेल्स एंड CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक T सेल्स। जो CD4 पॉजिटिव में हेल्पर T सेल्स होते हैं और जो CD8 पॉजिटिव में वो साइटोटॉक्सिक T सेल्स होते हैं। अब ब्लड फिल्म की फाइंडिंग्स पे, ब्लड फिल्म आपके स्पेशलिस्ट एग्जामिन होती है जिसमें ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं, और इसमें हम आपको एबनॉर्मल शेप, साइज और कंटेंट ऑफ सेल या फिर एबनॉर्मल इंक्लूजन्स इन द ब्लड हमें नजर आती हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा एनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वेरिएशन है साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ये हमें माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स के अंदर और वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया के अंदर हमें एनआइसोसाइटोसिस नजर आती है, जिसमें आपके RBCs का जो साइज होता है वो वेरिएट कर जाता है। जो टारगेट सेल्स होते हैं इसमें क्या होगा कि सेंट्रल पिगमेंटेड एरिया होगा जो कि सराउंडेड पेल एरिया से सराउंडेड होता है, और सराउंडेड है रिंग ऑफ थिकर साइटोप्लाज्म ऑन द आउटर साइड। कि आपका सेंटर में पिगमेंटेड एरिया होगा, उसको एक पेल एरिया ने सराउंड किया हुआ, उसके बाद एक आपका थिकर साइटोप्लाज्म होगा आउटसाइड पे। इसकी जो अपीयरेंस आती है वो टारगेट बुल आई अपीयरेंस आती है, बुल आई टारगेट की अपीयरेंस आती है, और ये हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और स्प्लीनेक्टमी के बाद हमें टारगेट सेल्स मिलते हैं। तो टारगेट सेल्स हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर मिलते हैं, स्प्लीनेक्टमी के बाद मिलते हैं। इसमें सेंट्रल पिगमेंटेड एरिया होता है, फिर सराउंडिंग पेल एरिया होगा, फिर उसको सराउंड किया हुआ होगा थिकर साइटोप्लाज्म आउटसाइड से। तो ये बुल आई टारगेट अपीयरेंस आती है, इसलिए हम इनको टारगेट सेल्स कहते हैं। और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और स्प्लीनेक्टमी के बाद हमें मिलते हैं। उसके बाद हिंस बॉडीज़ हैं। हिंस बॉडीज़ आपके ब्लॉब्स होते हैं, इंडिविजुअल ब्लॉब्स होते हैं जो कि हमें इनसाइड द RBCs नज़र आते हैं। इसमें आपकी डीनेचर्ड ग्लोबुलिन होती है, और ये हमें G6PD की डेफिशिएंसी में और अल्फा थैलेसीमिया में नज़र आते हैं। G6PD की डेफिशिएंसी के अंदर और अल्फा थैलेसीमिया के अंदर हमें हिंस बॉडीज़ मिलती हैं। जो हॉवन जॉली बॉडीज़ होती हैं ये भी इंडिविजुअल ब्लॉब्स होते हैं आपके DNA मटेरियल के, जो हमें RBCs के अंदर नजर आएंगे। जो हिंस बॉडीज़ थी वो डीनेचर्ड ग्लोबुलिन थी, और जो हॉवन जॉली बॉडीज़ हैं वो DNA मटेरियल होता है जो कि हमें RBCs के अंदर नजर आता है। नॉर्मली जो ये DNA मटेरियल होता है वो स्क्रीन से रिमूव हो जाता है सर्कुलेशन के दौरान जब RBCs की हो रही होती है,
लेकिन हमें पोस्ट लिविनेक्टमी, जब आपकी बॉडी से स्प्लीन ही रिमूव हो जाएगी, या फिर वो पेशेंट जिनको स्वेयर एनीमिया होता है, वे जहाँ पे बॉडी बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स को क्विकली रीजनरेट कर रही होती है, उसके अंदर हमें हॉवल जॉली बॉडीज़ मिलती हैं। तो स्प्लीनेक्टमी के बाद हमें हॉवल जॉली बॉडीज़ मिलती हैं, या फिर स्वेयर एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर मिलती हैं जिनमें बॉडी बहुत जल्दी से रीजनरेट कर रही होती है ब्लड सेल्स को। हॉवल जॉली बॉडीज आपके वो डीएनए मटेरियल होता है जो कि इनसाइड आरबीसीज के अंदर होता है। नॉर्मली स्प्लीन उसको रिमूव कर देती है, लेकिन जब आप स्प्लीन को ही रिमूव कर दोगे तो वो रिमूव नहीं कर सकेगी, और पोस्ट स्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट्स के अंदर हमें हॉवल जॉली बॉडीज मिलती हैं। रेटिकुलोसाइट्स आपके इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि थोड़े से लार्जर होते हैं आपके स्टैंडर्ड रेड ब्लड सेल से। इनके अंदर आरएनए मटेरियल भी होता है, आरएनए इनका रेटिकुलर होता है, मैश की तरह का होता है इनकी अपीयरेंस इनसाइड द सेल, इसीलिए हम इनको रेटिकुलोसाइट कहते हैं। और नॉर्मली आपके 1% जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। ये जो परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है जब आपका रैपिड टर्न होता है आपके रेड ब्लड सेल्स का, जैसे कि हीमोलिटिक एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर, और ये शो करता है कि आपकी बोन मैरो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, कि वो एक्टिवली रिप्लेस कर रही है लॉस्ट सेल्स को। शिस्टियोसाइट्स आपके फ्रेगमेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स के, ये इंडिकेट करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो है फिजिकली डैमेज हो गए किसी ट्रॉमा से ड्यूरिंग द जर्नी थ्रू द ब्लड वेसल्स, कि जब वो ब्लड वेसल से गुजर रहे थे तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, और इसकी वजह से जो आपके फ्रेगमेंट्स ऑफ आरबीसीज होते हैं वो शिस्टियोसाइट्स होते हैं। ये इंडिकेट करते हैं नेटवर्क ऑफ क्लॉट को स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर कॉज्ड बाय द हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। तो जो शिस्टियोसाइट्स होते हैं ये हमें क्या शो करते हैं कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ही आपको क्लॉट नजर आएगा, जैसे कि हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर में शिस्टियोसाइट्स नजर आएंगे, डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन के अंदर नजर आएंगे, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा के नजर आएंगे। और ये हमें जब मेटालिक हार्ट वाल्व्स के अंदर भी हमें नजर आते हैं, और हीमोलिटिक एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर भी नजर आते हैं। अब जो सिड्रोब्लास्ट होते हैं वो आपकी इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसके अंदर आपको आयरन नजर आता है। सिड्रोब्लास्ट आपकी इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स है जिनके अंदर आपकी आयरन की डेपोजिशन होगी, आयरन के ब्लॉब्स होंगे। ये तब होता है जब बोन मैरो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाती है आयरन को हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स वाले पेशेंट के अंदर हमें सिड्रोब्लास्ट मिलते हैं। जो स्मज सेल्स होते हैं वो आपके रप्चर्ड WBCs होते हैं, जो कि जब आपका अब जो स्मज सेल्स होते हैं वो आपके रप्चर्ड WBCs होते हैं, और ये तब बनते हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं ब्लड फिल्म को, क्योंकि एज और फ्रेजाइल WBCs हैं तो उसके हिसाब से आपको स्मज सेल बन जाते हैं, और स्मज सेल्स आपके CLL को या क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया को इंडिकेट करते हैं। जो स्फेरोसाइट्स होते हैं वो आपके स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनकी नॉर्मल बायकनकेव डिस्क शेप जो है वो लॉस हो जाती है, और ये आपके ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमियास के अंदर हमें मिलते हैं स्फेरोसाइट्स, और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में स्फेरोसाइट्स मिलते हैं।